स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। गर्भावस्था के दौरान होने वाला हाई ब्लड प्रेशर, मतलब हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। हमारे पास जो जानकारी है वो इस बारे में कई अलग अलग स्थितियों का एक छोटा सा पर ज़रूरी विवरण देती है। तो हमारा इरादा है कि इन थोड़ी मुश्किल सी लगने वाली चीज़ों को, उनके लक्षणों, कारणों और इलाज को आसान भाषा में समझें, ताकि ये हमारे मेडिकल ऑफिसर्स के काम आ सके। बिल्कुल, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना, आप जानते हैं, माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए ही काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो आज हम देखेंगे जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर कि ये हाई बीपी के अलग-अलग टाइप क्या हैं, एक दूसरे से कैसे अलग हैं और क्यों इन्हें जल्दी पहचानना और ठीक से मैनेज करना इतना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले से, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। दस्तावेज में जैसा लिखा है, ये तब होता है जब प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 या उससे ऊपर चला जाता है। और ख़ास बात यह है कि महिला को पहले कभी हाई बीपी नहीं था, और साथ में न तो पेशाब में प्रोटीन आता है जिसे प्रोटीनूरिया कहते हैं, और न ही शरीर के दूसरे अंगों जैसे किडनी या लिवर पर कोई असर दिखता है ना? हाँ, ये बहुत ज़रूरी फ़र्क है। आमतौर पर गेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो है वो डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है, अक्सर कुछ हफ्तों में ही। लेकिन हाँ, अगर ब्लड प्रेशर 20 हफ्ते से पहले ही बढ़ा हुआ मिलता है तो फिर हम उसे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन नहीं मानते हैं। अच्छा, तो उसे क्या मानते हैं? उसे फिर क्रॉनिक हाइपरटेंशन मानते हैं, मतलब कि हाई बीपी पहले से ही था। ये डायग्नोसिस और फिर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ओके, और इसके इलाज के बारे में क्या बताया गया है? जहाँ तक इलाज का सवाल है तो इसमें कुछ एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं दी जाती हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती हैं, जैसे हाइड्रोलाजीन है, अल्फा मिथाइल डोपा, लैबेटोलॉल और निफेडिपिन। और अगर बीपी कंट्रोल में है तो आमतौर पर 37 से 39 हफ्ते के बीच डिलीवरी प्लान की जाती है। वैसे एक मज़ेदार बात लिखी है इसमें, थोड़ी इनफॉर्मल सी है, कि हाइपरटेंसिव मम्स लव निफेडिपिन। अच्छा, हाँ, शायद इसलिए कि निफेडिपिन काफ़ी असरदार है और मुंह से लेने में आसान है, तो काफ़ी इस्तेमाल होती होगी। ये तो हुई गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की बात। ये तो फिर भी सीधी लगती है। लेकिन अब जो अगली कंडीशन है, प्री एक्लैम्प्सिया, ये थोड़ी ज़्यादा पेचीदा लगती है ना? हाँ, प्री क्लैम्प्सिया असल में सिर्फ बीपी की बात नहीं है, ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, मतलब शरीर के कई हिस्सों पर असर डालता है। जानकारी के हिसाब से इसका पता तब चलता है जब 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद नया हाई बीपी वही 140/90 या ज़्यादा होता है, और साथ में या तो पेशाब में प्रोटीन आता है, प्रोटीनूरिया, हाँ। जी, या फिर एंड ऑर्गन डिसफंक्शन के लक्षण दिखते हैं। एंड ऑर्गन डिसफंक्शन, इससे क्या मतलब है यहाँ? क्या इसके कुछ उदाहरण दिए हैं? हाँ, एंड ऑर्गन डिसफंक्शन मतलब कि हाई बीपी अब शरीर के ज़रूरी अंगों पर असर डालने लगा है, जैसे प्लेटलेट काउंट कम हो जाना, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाना जो लिवर डैमेज का साइन है, किडनी ठीक से काम न करना, जैसे सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाना, या फिर फेफड़ों में पानी भरना जिसे पल्मोनरी एडीमा कहते हैं, या फिर एकदम से नया सिर दर्द होना या आंखों के सामने धुंधलापन आना। और हाँ, अब प्रोटीनूरिया होना ज़रूरी नहीं माना जाता अगर एंड ऑर्गन डिसफंक्शन के ये दूसरे लक्षण मौजूद हैं तो। अच्छा, ये नई बात है। जी, और स्रोत ये भी कहता है कि अगर ये लक्षण 20 हफ्ते से पहले दिखें तो मोलर प्रेगनेंसी जैसी किसी और प्रॉब्लम का शक करना चाहिए। ठीक है, पर ये प्री एक्लैम्प्सिया होता क्यों है? क्या इसके कारणों के बारे में कुछ बताया गया है? देखिए, इसके एकदम सटीक वजह तो अभी पूरी तरह समझी नहीं गई है, लेकिन माना ये जाता है कि प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में कुछ गड़बड़ी होती है। प्लेसेंटा में जो छोटी खून की नलियां होती हैं, स्पाइरल आर्टरीज, वो ठीक से विकसित नहीं हो पाती। नॉर्मल प्रेगनेंसी में वो चौड़ी हो जाती हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा खून मिले, लेकिन प्री एक्लैम्प्सिया में वो संकरी रह जाती हैं। ओके। और इसकी वजह से जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, जो खून की नसों की अंदरूनी परत बनाती हैं, उनमें दिक्कत आती है। नतीजा ये होता है कि खून की नसें सिकुड़ने लगती हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन, और खासकर प्लेसेंटा में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, इस्कीमिया। और यही चीज़ फिर पूरे शरीर में सूजन और दूसरे अंगों पर असर डालती है। क्या कुछ महिलाओं में इसका रिस्क ज़्यादा होता है?
रिस्क फैक्टर्स का जिक्र है इसमें? हाँ बिल्कुल है। कई सारे रिस्क फैक्टर्स बताए गए हैं, जैसे अगर महिला को पहले से हाई बीपी है या डायबिटीज़ है, किडनी की कोई बीमारी है या कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां हैं जैसे एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, मोटापा भी एक फैक्टर है, और 35 साल से ज़्यादा उम्र भी। और कुछ प्रेगनेंसी से जुड़े फैक्टर्स भी हैं, जैसे ये पहली प्रेगनेंसी हो या पिछली प्रेगनेंसी में भी प्री एक्लैम्सिया हुआ हो, या फिर पेट में एक से ज्यादा बच्चे हों, मतलब ट्विन्स या ट्रिपलेट्स। अच्छा, तो काफी सारी वजह हो सकती हैं। जी, ये दिखाता है कि ये माँ की हेल्थ और प्रेगनेंसी की अपनी सिचुएशन दोनों पर निर्भर करता है। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, क्योंकि असली खतरा तो शायद यही है। सही कहा आपने। प्री एक्लैम्सिया सिर्फ बीपी बढ़ना नहीं है, ये बहुत गंभीर मुश्किलें पैदा कर सकता है। स्रोत बताता है इसमें हो सकता है प्लेसेंटल अब्रप्शन, मतलब डिलीवरी से पहले ही प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग हो जाए। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है। ओह, फिर कोएगुलोपैथी, यानी खून के जमने की प्रक्रिया में गड़बड़ी, जिससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। रीनल फेलियर, मतलब किडनी फेल हो सकती है। पल्मोनरी एडीमा, फेफड़ों में पानी भर जाना, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और यूट्रोप्लेसेंटल अपर्याप्तता, मतलब प्लेसेंटा बच्चे को ठीक से खून और पोषण नहीं दे पा रहा। इससे बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है। ये तो बहुत गंभीर है। हाँ, और जैसा बताया गया है, प्री एक्लैम्सिया और बिगड़कर एक्लैम्सिया बन सकता है, जिसमें दौरे पड़ते हैं या फिर हेल्प सिंड्रोम में बदल सकता है। इलाज की बात करें तो बीपी कंट्रोल करने के लिए वही दवाएं दी जाती हैं, जैसे लेबेटालोल या निफिडिपिन। लेकिन प्री एक्लैम्सिया में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, दौरे रोकने के लिए आईवी मैग्नीशियम सल्फेट देना। ये इसके मैनेजमेंट का, आप कह सकती हैं, मुख्य हिस्सा है। और अगर हालत गंभीर है, माँ या बच्चे को खतरा है, तो प्रेगनेंसी कितने भी हफ्ते की हो, डिलीवरी कराना ही पक्का इलाज है। अच्छा, और रोकथाम के लिए जिन महिलाओं में रिस्क ज्यादा है, उन्हें प्रेगनेंसी की शुरुआत में कम डोज वाली एस्पिरिन देने से कुछ हद तक खतरा कम किया जा सकता है, ऐसा स्रोत में बताया गया है। आपने एक्लैम्सिया का जिक्र किया, ये प्री एक्लैम्सिया से कैसे अलग है और कितना गंभीर है? एक्लैम्सिया, जैसा कि स्रोत में लिखा है, वो असल में प्री एक्लैम्सिया के साथ दौरे पड़ना है। बस मतलब ये बहुत सीरियस है। हाँ, बस कहने का मतलब है कि परिभाषा सीधी है, परिस्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। ये प्री एक्लैम्सिया की सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस में से एक है। एक मेडिकल इमरजेंसी है ये माँ और बच्चे दोनों की जान ले सकता है। स्रोत ये भी बताता है कि एक्लैम्सिया में मौत अक्सर स्ट्रोक से या दिमाग में ब्लीडिंग, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज से या ARDS से होती है। ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, फेफड़ों की एक गंभीर हालत जिसमें वो ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले पाते। इसलिए एक्लैम्सिया का मैनेजमेंट तुरंत और बहुत तेजी से करना होता है। इलाज में सबसे पहले तो दौरे कंट्रोल करने के लिए आईवी मैग्नीशियम सल्फेट, फिर बीपी कंट्रोल करने की दवाएं, और जैसे ही माँ की हालत थोड़ी स्थिर हो, फौरन डिलीवरी करानी पड़ती है, चाहे प्रेगनेंसी का कोई भी हफ्ता हो। वाकई बहुत गंभीर। अब आते हैं उस आखिरी कंडीशन पर जिसका जिक्र है, हेल्प सिंड्रोम। इसका नाम ही बड़ा अजीब सा है। हाँ, HELLP असल में एक एक्रोनिम है, मतलब हर अक्षर का एक मतलब है जो इसकी खासियत बताता है। H है हीमोलिसिस के लिए, यानी रेड ब्लड सेल्स का टूटना। EL है एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स के लिए, मतलब लिवर एंजाइम बढ़ जाना, जो लिवर डैमेज का संकेत है। और LP है लो प्लेटलेट्स के लिए, यानी प्लेटलेट काउंट कम हो जाना। ओके, HELLP, हीमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, लो प्लेटलेट्स। बिल्कुल। स्रोत इसे प्री एक्लैम्सिया का ही एक बहुत बहुत सीरियस टाइप बताता है। इसमें खासतौर पर लिवर पर असर पड़ता है। लिवर में एक कंडीशन होती है, थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी, मतलब लिवर की जो बहुत छोटी छोटी खून की नसें हैं, उनमें खून के थक्के जमने लगते हैं। ये थक्के लिवर को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ में खून के बहाव में रुकावट डालते हैं और वहां से गुजरने वाले रेड ब्लड सेल्स को तोड़ते भी हैं। इसी से हीमोलिसिस होता है। अच्छा, ब्लड स्मीयर की जांच करें तो उसमें शिस्टोसाइट्स दिखते हैं, मतलब टूटे हुए रेड ब्लड सेल्स। ये इसका एक सबूत है। क्या हेल्प सिंड्रोम हमेशा हाई बीपी और प्रोटीनूरिया के साथ ही होता है, जैसे प्री एक्लैम्सिया में होता है, या ये अलग से भी हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत के मुताबिक ये जरूरी नहीं है। अच्छा, जी,
करीब 15-20% केस में हेल्प सिंड्रोम बिना हाई ब्लड प्रेशर या बिना प्रोटीनयूरिया के भी हो सकता है। और यही बात इसे डायग्नोज करना कई बार मुश्किल बना देती है, क्योंकि हो सकता है प्री एक्लेम्सिया के वो जाने पहचाने लक्षण ना हो, पर अंदर ही अंदर ये खतरनाक प्रोसेस चल रहा हो। ये तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। हेल्प सिंड्रोम की एक और खतरनाक कॉम्प्लिकेशन लिवर से ही जुड़ी है। ये लिवर के ऊपर की परत के नीचे खून जमा होने का कारण बन सकता है। सब कैप्सुलर हेमेटोमा कहते हैं इसे। और अगर ये हेमेटोमा फट जाए, रप्चर हो जाए, तो पेट के अंदर भयानक ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लड प्रेशर एकदम गिर सकता है, शॉक लग सकता है। ये जानलेवा इमरजेंसी है। बाप रे। इसके अलावा जो डैमेज प्लेसेंटा है और लिवर है, वहां से टिश्यू फैक्टर नाम का एक पदार्थ निकलता है। ये खून जमने की प्रक्रिया को पूरे शरीर में बेकाबू तरीके से चालू कर देता है, जिससे DIC हो सकता है। DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन। ये भी एक अजीब सी हालत है। इसमें शरीर की छोटी छोटी नसों में थक्के बनने लगते हैं, जिससे अंगों को खून नहीं मिलता। लेकिन साथ ही खून जमाने वाले सारे फैक्टर और प्लेटलेट्स खर्च हो जाते हैं, तो फिर कहीं से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हेल्प सिंड्रोम बहुत ही खतरनाक है और स्रोत साफ कहता है कि इसका पक्का और एकमात्र असरदार इलाज है फॉरेन डिलीवरी, प्रेगनेंसी का कोई भी स्टेज हो। तो कुल मिलाकर हमने आज गर्भावस्था में हाई बीपी से जुड़ी इन 4 मुख्य स्थितियों को समझा: गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया और हेल्प सिंड्रोम। जैसे कि हमारे पास मौजूद जानकारी में था, हमने देखा कि ये कैसे एक तरह से एक स्पेक्ट्रम पर हैं, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन से शुरू होकर एक्लेम्शिया और हेल्प सिंड्रोम जैसी जानलेवा स्थितियों तक। बिल्कुल। और इस पूरे बातचीत का निचोड़ यही है कि इन सभी कंडीशंस में, चाहे वो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो जो तुलना में कम गंभीर है, या फिर एक्लेम्सिया या हेल्प सिंड्रोम जैसी बेहद गंभीर हालतें हों, सबसे ज़रूरी है अलर्ट रहना, जल्दी पहचानना और सही टाइम पर सही मैनेजमेंट करना। जैसा हमने देखा, हर स्थिति की अपनी गंभीरता है, अपने रिस्क हैं, और उसी हिसाब से इलाज की ज़रूरत भी बदलती है। माँ और बच्चे दोनों की सेफ्टी के लिए सही डायग्नोसिस और टाइम पर एक्शन लेना सबसे ऊपर है। ये जानकारी यकीनन हमारे सुनने वालों, खासकर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए बहुत काम की होगी। उनके लिए एक आखिरी सवाल या सोचने का बिंदु ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी की इन मुश्किल स्थितियों के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में लगातार रिसर्च और जागरूकता बढ़ाते रहने का क्या महत्व है, खासतौर पर जब हम सोचते हैं कि कैसे हम रिस्क फैक्टर्स को और बेहतर तरीके से पहचानें, इन बीमारियों के होने के पीछे की वजहों को और गहराई से समझें और शायद भविष्य में इन्हें रोकने के और असरदार तरीके हो सके, ताकि इन गंभीर नतीजों से बचा जा सके या उन्हें कम किया जा सके। इस बारे में सोचते रहने और काम करते रहने की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी।